नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग DSSB के 16 मार्च के हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। 16 मार्च को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में हुआ था दोस्तों। तो सेकेंड शिफ्ट के पेपर को आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें हम लोग इसके जीके और जीएस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन है, वह है इंदिरा नूई। आइए सेकेंड क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप डैश नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर हम बात करें कि यह कौन सा द्वीप है, तो वह माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों, तो माजुली द्वीप है। ठीक है, वह सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो वह माजुली द्वीप है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि यह किस प्रदेश में स्थित है, तो यह आपके असम में स्थित है। कहाँ पर, असम राज्य में स्थित है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, वह बारबोरा क्रेज़िकोवा ने जीता है। अगर हम बात करें कि 2021 में जो फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वह जीता है ईगा स्वितेक ने। किसने जीता है दोस्तों, ईगा स्वितेक ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फ्रेंच ओपन 2023 में हुआ था, जनवरी 2023 में हुआ था, किंतु यह टाइटल 2022 का ही इसमें चलता है। ठीक है, इसका टाइटल जो है वह किसका चलता है, 2022 का। तो जो आपसे प्रश्न बनेगा वह पूछा जाएगा कि फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो किसने जीता था, ईगा स्वितेक ने जीता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि एक ऐसा बाजार जिसमें पूर्ण रूप से कंपटीशन हो, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो सही बात है कि जिस भी बाजार में कंपटीशन ज़्यादा होगा, एक दूसरे से ज़्यादा सस्ता सामान बेचने की होड़ लगी होगी, तो वहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा है, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। यह भी सही है, यानी कि पहला तथा दूसरा दोनों ही सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगर डेट की बात करें तो 3 मार्च को हुई थी। अगर इस जगह की बात करें तो अहमदनगर में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, 3 मार्च को अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब के बारे में अगर बात करें तो यह छठा मुगल शासक था और इसका जो शासनकाल था, इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों, कितना, 1658 से 1707 ईस्वी तक। और यह छठा मुगल शासक था। किस नंबर का, छठा मुगल शासक था। और अकबर के बाद यह सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। पूरे मुगल काल में अकबर ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। अकबर के बाद किसी ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, तो वह औरंगजेब था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं। सही बात है। दूसरा है कि वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित था। तो यह भी सही है, यानी कि पहला तथा दूसरा दोनों ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर बैंक विनियम बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नोंग कर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मेघालय में मनाया जाता है। अगर हम मणिपुर की बात करें कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य बहुत ही प्रचलित है, नृत्य है दोस्तों। कौन सा, मणिपुरी नृत्य। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का चेराओ नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है।
जो कि फसल का टाइप है वहाँ पर किया जाता है। और अगर असम की बात करें तो असम का बिहू नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वह आभासी तथा सीधा होता है। अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वह वाहनों में किया जाता है, जैसे कि मोटर साइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया। इसके अलावा जो घर में यानी कि इमारतें होती हैं उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह भी उत्तल दर्पण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के क्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है? तो वह कौन सा है? वह है आर्टिकल 324। कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 324। इसके अलावा डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वह आर्टिकल 324 में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी दोस्तों आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके अलावा अन्य ट्रॉफी की बात करें जो क्रिकेट से संबंधित है तो वह है विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। इसके अलावा भी बहुत सी ट्रॉफियाँ क्रिकेट में दी जाती हैं, जिनमें से जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है या फिर प्रमुख हैं उनके बारे में हमने आपको बताया, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। इसी प्रकार से फुटबॉल का एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रॉफी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वह फुटबॉल से संबंधित है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। दूसरा है नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो पहला तथा दूसरा दोनों ही सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं गोदावरी नदी से। पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह भी गोदावरी नदी है। तथा दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो वह भी गोदावरी नदी को कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 30, 2022 तक भारत के महान्यायवादी बने रहेंगे। तो कौन बने रहेंगे? वह है के वेणुगोपाल। अब जो आपका पेपर 2023 में होने वाला है DSSB का, वहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो वह है आर वेंकट रमणी। कौन है दोस्तों? आर वेंकट रमणी है। और पूछा जाए कि यह किस नंबर के महान्यायवादी हैं? तो यह 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। और इनका जो कार्यकाल है यह 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो चुका है और यह अगले 3 साल तक क्या करेंगे? बने रहेंगे अपने पद तक। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दोस्तों मरीजों को कैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए उसके लिए यह लाया गया था। ठीक है, और इससे मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 12। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। तो सही बात है। दूसरा है रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो दोनों ही सही है दोस्तों, पहला तथा दूसरा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि खानवा, यहाँ पर खानवा नहीं बल्कि खानवा रहेगा दोस्तों, कि खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? तो वह 1527 में हराया था। अगर 1526 की बात करें तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगर 1528 की बात करें तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने जयचंद को हराया था। और 1529 को बात करें, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों के चारों युद्ध में आपके बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपकी DSSB की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए ये लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो एकदम सही बात है। दूसरा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो सही जवाब है दोस्तों, यानी कि पहला तथा दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।